नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई आपको बता दें, कोरोना के 3 नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। ये हॉटस्पॉट हैं कमलनाथ, टीटी नगर और ऐशबाग। ये थोड़ा चौंकाने और परेशान करने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक जहांगीराबाद, जाटखेड़ी और मंगलवारा जो पुराने हॉटस्पॉट हैं उनमें तेजी से स्थितियां सुधर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, वेल डन। जिला प्रशासन के मुताबिक 6 दिनों के भीतर ऐशबाग में 41 कोरोना के मरीज मिले हैं, टीटी नगर में 47, कमला नगर में 31 मरीज मिले हैं पिछले 6 दिनों के भीतर। ये थोड़ा परेशान करने वाली बात, लेकिन पुराने जो हॉटस्पॉट थे वहां हुआ है तेजी से सुधार। जहांगीराबाद, जाटखेड़ी, मंगलवारा ये पुराने हॉटस्पॉट हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। मनोज, पुराने हॉटस्पॉट में बेहतरीन काम हुआ, अच्छी बात, लेकिन जो नए हॉटस्पॉट आए हैं ये मेन इलाके हैं, टीटी नगर, मसलन टीटी नगर। मनोज। ललित, बिल्कुल जो प्रदेश के सबसे हॉट स्पॉट थे राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद, जाटखेड़ी, मंगलवारा, अब यहाँ पर धीरे धीरे कंटेनमेंट एरिया को खोल दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो के दूसरे जो हॉट स्पॉट है जिसमें ऐशबाग है, टीटी नगर है और कमला नगर है, यहाँ पर जून के 6 दिनों में काफी तेजी से जो है कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए और करीब ऐशबाग में 41, टीटी नगर में 47 और कमला नगर जैसे पॉश कॉलोनी में 41 कोरोना मरीज सामने आए। तो ये चिंता का विषय और प्रशासन ने यहाँ पर तमाम 10 से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया घोषित किए। ऐसे में आगे काफी चुनौती है प्रशासन के सामने, क्योंकि जिस तरीके से रियायतें दी गई है, जिस तरीके से बाजारों को खोला गया है, उसके मुकाबले जो संक्रमण है वो शहर में तेजी से फैल रहा है। जो मामले सामने आए हैं ये नए हॉट स्पॉट है। ऐसे में प्रशासन के सामने कई चुनौतियां, क्योंकि अभी ये 3 नए हॉट स्पॉट सामने आए। इसके अलावा भी कई ऐसे जगह है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज की बातें सामने आ रही हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो ये 3 हॉट स्पॉट है यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री निकाली गई है उसमें दूसरी जगहों से लोग जो है आना जाना उनका बताया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने अब कई चुनौतियां सामने आन खड़ी है, क्योंकि जो संक्रमण है वो अब उन इलाकों से निकल के दूसरे सुरक्षित इलाकों में फैलता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये नई स्थितियां, बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी मनोज दे रहे थे। लेकिन राजगढ़ से मिल रही है परेशान करने वाली खबर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 8 नए मामले यहां सामने आए हैं। राजगढ़ और ब्यावरा में ये मरीज मिले हैं। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर इसके साथ हो गई है 25। अच्छी बात यह कि अब तक 5 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। राजगढ़ में 8 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। राजगढ़ और ब्यावरा में ये मरीज मिले हैं और इस तरीके से जिले में संक्रमण के मामले बढ़कर हो जाते हैं 25। इनमें से 5 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच भारत कोरोना वायरस पीड़ितों के मामले में इटली से आगे निकल गया है। बढ़ते आंकड़े और खतरों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, इन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। पटवारी और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि इसके लिए केंद्र की नीतियां जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कोरोना के बीच जहां देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है वहीं बेरोजगारी भी बढ़ी है। जो अमीर थे वो इस कोरोना काल में और अमीर हो गए और गरीब भूखों मर रहा है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो गया, कांग्रेस के आरोप। बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस संक्रमण जिस तेजी के साथ अब फैल रहा है और अनलॉक 1 की जिस समय शुरुआत हुई थी उसके बाद हर दिन जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। हालांकि लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अब बीते कुछ दिनों में जिस तरीके के आंकड़े निकल कर आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं और विपक्ष को
केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका देने वाले हैं। और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने इस बात का आरोप भी लगाया है कि सरकार की जो नीति और रीति रही है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई साबित हो रही है, क्योंकि न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई है बल्कि बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से राहत पैकेज का ऐलान किया था, 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं या फिर खबरें निकल कर आ रही हैं, चाहे वो लोगों का रोजगार कम हो रहा हो या देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा हो, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अब दिग्विजय सिंह जो है मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए और उनका कहना है कि सरकार को इस बारे में स्पष्ट नीति जारी करना चाहिए कि वाकई में किस तरीके से अर्थव्यवस्था को उभारने का उसका प्लान है, किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया जाएगा, मजदूरों को लेकर क्या प्लान सरकार का, इसको लेकर कोई भी नीति स्पष्ट नहीं है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। सिर्फ दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस ही अब बीजेपी सरकार के खिलाफ हमला। बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा अनुराग, और आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, आरोप लगे हैं कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे वो गरीब हो गए, बेरोजगारी और बढ़ी है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी है कांग्रेस की तरफ से। जी देखिए, कांग्रेस तो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। आरोप लगाने के अलावा उनके पास में दूसरा कोई काम नहीं है। देश में पहली बार कोई आपदा नहीं आई है, कोई संकट, कोई महामारी नहीं आया, इसके पहले भी आई है और हम विपक्ष में रहे हैं। विपक्ष के नाते जनसंघ में हो या भाजपा में हमारी क्या भूमिका रही है उसका आकलन दस्तावेजों, समाचार पत्रों के आधार पर कर सकते हैं जो उस समय छपा करते थे। और आज जिस प्रकार की इन्होंने अराजकता फैलाने का, अफवाह फैलाने का, गलत खबरें देने का, पूरे अधिकृत तौर पर काम करना शुरू किया है, वो सबके सामने उजागर हो चला। लेकिन बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था आपके लिए चुनौती है, इससे आप मानेंगे, स्थितियां बिगड़ी हैं। दो तरह के देखने का तरीका है, दो तरीका देखने का है। चुनौती जो आपने कहा उसको मैं स्वीकार करता हूं, चुनौती है और उससे पार पाने के उपाय हैं, और वो उपाय सबके सामने प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने रखे हैं और उस पर चलने का काम तेजी से हुआ है, जिसको अप्रिशिएट करने का काम हर स्तर के जो इस जानकार अर्थव्यवस्था के हैं, राहुल गांधी जी को छोड़ के, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के महान जानकार है, उनको छोड़ के और उनके चले चपाटों को छोड़ के बाकी सबने स्वीकार किया है। जिस पैटर्न पर, जिस विजन पर यह देश, जिस पद्धति और जिस दृष्टि से ये देश बढ़ सकता है, उस दृष्टि को अपनाते हुए आगे बढ़ने का काम किया है राहुल गांधी जी, और उनके चेले चपाटों को छोड़कर बाकी सब स्वीकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस चुनौती के सामने अपना दृष्टिकोण सकारात्मक और रचनात्मक भाव से प्रस्तुत करते हुए अगर कोई बात कहे तो समझ में आता है। मैं आरोप लगाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि तथ्यात्मक और तर्कों की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से इन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया है, बिना तथ्य के, बिना तर्क के, लेकिन केवल और केवल गप्पोड़बाजी। जी, आप अफवाह फैलाने की बात भी कर रहे हैं और चुनौती, समस्या नहीं स्वीकार रहे हैं, आप चुनौती शब्द को स्वीकार भी रहे हैं। जी बिल्कुल कह रहा हूँ, चुनौती तो है। जो इतना बड़ा संकट आया है, दुनिया में आया है, दुनिया के कारण हमारे भी बाजार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, और हमारी खुद की जो 137-35 करोड़ की जो जनसंख्या है, वो सबके सामने उस चुनौती को हमने स्वीकार किया और उसको बढ़ने का, समाधान करने का पूरे विचार विमर्श करते हुए हमने दिया है, और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये जो महान जानकार हैं श्रीमान राहुल गांधी, जिन्हें आपने कहा महान जानकार, और उनके जो भी हैं, अगर वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं तो उस पर रिएक्ट आपकी पार्टी की तरफ से क्यों इतनी तेजी से होता है? वो इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को 125-30 साल पुरानी कहते हैं, कई राज्यों में सरकार में है, और खुदा ना खास्ता जो आप कहें अभी कम से कम विपक्ष में कुछ सीटों लेकर तो हैं, तो इसके कारण उनको करना पड़ता है। पर संवैधानिक तौर पर विपक्ष की भूमिका का निर्वहन राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को करती हुई नजर नहीं आ रही। जी भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रिएक्शन लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, बेरोजगारी और बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था, इसे लेकर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ये बीजेपी इसे सिरे से खारिज कर रही है। वो चुनौती तो मान रहे हैं लेकिन समस्या नहीं मान रहे। पूरा दुनिया मान रही है उसको, ये क्यों मान रही है? दुनिया मान रही है कि भारत जो है कोरोना को हैंडल करने में, उसको मैनेज करने में असफल हो गया है इनकी सारी नीतियाँ। और अब तो इनके बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं ट्रम्प साहब कि जब जाके करोगे तो अमेरिका से भी आगे निकल जाओगे।
ये जो जिन लगाकर ये जो है कहते हैं कि सर्टिफिकेट मानते हैं उनकी बात को, अब तो इन्हें उसका सर्टिफिकेट वो खुद ही दे रहे हैं। ये जो चीजें हैं कभी देश की समस्याएं होती हैं, सार्वजनिक समस्याएं हैं जी, वो नकारने से थोड़ी सुलझती हैं कि आपने जो है सुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंडी घुसेड़ी जी। उन समस्याओं को जो है देखने उनको समझने से वो समाप्त होती हैं। और आप देखें कि क्या भूमिका है देश में जो है बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, क्या नीति आयोग की भूमिका है इस पर, क्या भूमिका है आरबीआई की सिवा रेपो रेट कम करने के अलावा। जी, रजनीश जी से रिएक्शन लेंगे एक, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपने गुप्ता साहब आपने कहा कि अब जो ट्रम्प तो खैर रोजाना उनके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, लेकिन शुरुआत में कई संस्थाओं ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये माना कि भारत ने तेजी से फैसले लिए और वो सही फैसले रहे, रिकवरी रेट में लगातार सुधार आ रहा है। किसी एक इंटरनेशनल एजेंसी का नाम बता दीजिए, भारत में ये खबरें छपवाने से कोई होता है क्या? मैं आपको 1000 कॉपियां दे दूंगा अलग अलग, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स, सबकी जो है पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है। अपने मुंह से हम अपनी तारीफ करते रहे हैं तो ये तो कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं ये, लेकिन ये हमें भी कोई अच्छा थोड़ी लगता है कि कहीं भारत की आलोचना होती है तो हमें भी बुरा लगता है, हमारी भी आत्मा को चोटती है, और हमें भी लगता है कि ये लड़ाई अच्छे से लड़ी जानी चाहिए, हमें भी उसमें सहयोगी बनाया जाना चाहिए। लेकिन क्या सरकार का ये रोक है क्या? मैं आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा देरी भी आपको जुड़ने में हो गई, हालांकि मुझे रजनीश जी से भी रिएक्शन लेना था लेकिन वक्त थोड़ा कम है। रजनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुप्ता साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनुराग हमारे साथ जुड़े रहे, अनुराग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम चीज़ें आपने सुनी और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और 8 जून से मॉल भी खुलने जा रहे हैं। अगली बार जब आप किसी मॉल में जाएंगे तो वहाँ एंट्री से लेकर टॉयलेट तक और फ्लोर से लेकर फूड कोर्ट तक के सभी इंतजाम बदले हुए होंगे। न्यूज़ 18 ने भोपाल के एक ऐसे ही मॉल का जायजा भी लिया है। इंतजार के बाद आखिरकार 8 जून से मॉल खुलने जा रहे हैं। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के डीबी मॉल में मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे कि 8 तारीख के बाद जब आप अगली बार मॉल के अंदर आएंगे तो फिर आखिरकार आपको किस तरीके की सावधानियां और किस तरीके के नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहली और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। मॉल के अंदर एंट्री करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पीली पट्टियाँ बनाई गई हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से बनाई गई हैं। इन्हीं पट्टियों पर एक एक व्यक्ति खड़ा रहेगा और फिर उसकी जो एंट्री है वो अंदर मॉल में होगी। मॉल में जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ इस जगह पर आकर खड़े होना पड़ेगा और यहाँ पर मौजूद जो शख्स हैं वो पहले आपका मोबाइल चेक करेंगे और उस मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना बेहद ज़रूरी है। जब तक आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा आपको मॉल के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। एक बार यहाँ पर ऐप चेक होने के बाद यहाँ से चेकिंग के बाद आपकी एंट्री होगी और एंट्री करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण एक और काम है वो है सैनिटाइजेशन का, जिसके लिए यहाँ ये एक मशीन लगाई गई है। यहाँ जैसे ही आप अपना हाथ आगे करेंगे उसमें सैनिटाइजेशन आएगा और सैनिटाइजेशन करने के बाद आपकी मॉल के अंदर एंट्री होगी। एक और बात जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है इस मॉल के अंदर वो है थर्मल स्कैनिंग कैमरा। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे यहाँ खड़े होने के बाद इस कैमरे के सामने आपको खड़े होना होगा और उस कैमरे में आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी जो यहाँ पर एक कंप्यूटराइज सिस्टम पर भी दिखाई देगी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है शरीर का, मेरे शरीर का, वो यहाँ ये कैमरा इस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा रहा है। इस थर्मल स्कैनिंग के बाद ही आपको मॉल के अंदर एंट्री दी जाएगी। अंदर आने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है मॉल के अंदर वो कैसे की गई है, क्योंकि जब मॉल खुलेंगे तो फिर लोगों की यहाँ एंट्री भी होगी और एंट्री के बाद ये ज़रूरी है कि आप सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को दुरुस्त रखें और उसके लिए भी यहाँ मॉल के अंदर व्यवस्था की गई है। जो जानकारी हमें दी गई है उसके मुताबिक फ़र्श को क्लीनिंग करने के साथ साथ वो जगह है जहाँ पर लोगों के हाथ रखने या उनको टच करने की संभावना रहती है उनको भी हर 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद में सैनिटाइज़ किया जाएगा, ताकि किसी तरीके का कोई संक्रमण अगर होने की संभावना हो तो फिर उसको
रोका जा सके। इसी तरीके की जो व्यवस्था है वो मुकम्मल करने के जो मैनेजमेंट की ओर से निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। हम और आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार पूरी तरीके से जब आप किसी मॉल के अंदर आएंगे 8 तारीख के बाद में, तो वहाँ पर कैसी कैसी व्यवस्थाएं होने वाली हैं। जो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं उनमें 2 पायदान बनाए गए हैं, उन्हीं पायदान पर लोगों को खड़े होकर आगे बढ़ना होगा। देखिए एक पायदान, ये जिस पायदान पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर येलो रंग से मार्किंग की गई है और उस पर खड़े होने के बाद ही आपको नीचे आना होगा। इसी तरीके की जो मार्किंग है वो अलग अलग जो सीढ़ियाँ हैं इस मूविंग सिस्टम में उस पर रहना होगा, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनी रहे और इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप मॉल के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जा सकें। डीबी मॉल में किस तरीके की व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई हैं और इनको करने के लिए किस तरीके की रिसर्च और गाइडलाइन का पालन किया गया है, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट संजय जैन जी हैं। संजय जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो लॉकडाउन की सीमा थी वो ख़त्म हो गई है और अब लॉकडाउन 5 चल रहा है, अनलॉक 1 भी कह रहे हैं, तो किस तरीके की प्रिपरेशन आप लोग यहाँ इस मॉल में कर रहे हैं लोगों को आने के लिए? देखिए, हमारे लिए सबसे ज़रूरी था कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं और जो रिटेलर्स के स्टाफ हैं हम उनको किस तरीके से सुरक्षित कर सकें इस कोविड-19 से और एक कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें कि अभी हमें इस बीमारी के साथ ज़िंदा रहना है। तो खाली कस्टमर को केवल अपना ऑर्डर पिक करने के लिए काउंटर तक जाना पड़ेगा और वहाँ भी जो व्यवस्था है कि हमने काउंटर पे प्लेक्सीग्लास लगाने का उनको सबको निर्देश दिया है, तो वहाँ भी जो 1-to-1 का जो कांटेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। जो क्रॉकरी है वो रीयूजेबल नहीं रहेगी, वो डिस्पोजेबल क्रॉकरी रहेगी। उसके मापदंड भी जो सरकार ने नियत किए हैं उसी मापदंड की क्रॉकरी रहेगी। तो इस तरीके से मॉल में आने वाले की सुरक्षा का हमने पूरा ध्यान रखा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि कोरोना की इस महामारी से हम जल्द ही बाहर निकलेंगे। वो मॉल जहां आप लाइट मूड में जाते हैं, खेलने कूदने मौज मस्ती के लिए जाते हैं, वो पहले की तरह गुलजार हों। लेकिन इन सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उन सावधानियों का बेहद ध्यान रखें जिनके बारे में बार बार कहा जा रहा है, सैनिटाइजेशन के बारे में, मास्क के बारे में और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। अगर इन सारे नियमों का, सावधानियों का आप पालन करेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हम कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। आईटीएम यूनिवर्सिटी देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, जहां योग्य और प्रतिभाशाली शिक्षकों का छात्रों को मार्गदर्शन मिलता है। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ यहां आधुनिक प्रयोगशाला और पुस्तकालय, लाइब्रेरी की सुविधा छात्रों को रिसर्च वर्क, शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा छात्रों को बेहतर भविष्य भी देती है। पहले 12वीं पास करने के बाद छात्र डिग्री लेने के लिए मेट्रो शहरों का रुख किया करते थे, खर्च ज्यादा होता था। अब हालात बदल गए हैं, छात्र अपने शहर में रहकर इन सपनों को पूरा कर रहे हैं। आईटीएम यूनिवर्सिटी ने छात्रों को हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेसमेंट भी दिया है। यूनिवर्सिटी से लगातार प्लेसमेंट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। We already organizing interviews for our students, and recently 4 of our students got placed in BYJU'S with a package of 10 lakhs. So, and a lot of other companies are also hiring our students. So we are conducting all the process online. We are conducting group discussions online, then Skype interviews, personal interviews. So everything is online. Apart from that, we are conducting a unique webinar series for our students, so they should be aware of the current situation that is there in the industry. ITM University Gwalior is pandemic situation में भी बच्चों को कैसे सुविधाजनक हो एडमिशन लेना या उसके लिए जानकारी प्राप्त करना, इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहली व्यवस्था तो उन्हें कैंपस आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एडमिशन के जितने सारे प्रोसीजर्स हैं सारे ऑनलाइन आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू किए जा सकते हैं। आप यदि किसी विशेष कोर्स के बारे में विशेषज्ञ की सलाह चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में उपलब्ध उस डिपार्टमेंट की कोई फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इंडिया की नहीं है,
इंडिया के कोने कोने से तो हैं ही, नेपाल से भी हैं, हमारे पास बांग्लादेश से हैं, हमें साउथ अफ्रीका से बच्चे हैं, और वो भी उतने ही, क्योंकि देखिए उनका तो टाइम जोन भी डिफरेंट है, फिर भी वो हमारे क्लासेस में उस टाइम से बैठ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमने ये टाइम प्रिपेयर किया, तो अब हम आगे के लिए और प्रिपेयर हो गए हैं। इसका मतलब बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस में हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।